एवरीवन, तो आप सबों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, जीवों में जनन। और सबसे पहले इस पीडीएफ की विशेषता देखिए। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन बनाया गया ना, उसके बाद एक इमेज भी डाला गया है ताकि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे सब जगह पे क्या डाला गया है, इमेज डाला गया है। तो आप लोग को इस वीडियो में बने रहिए ताकि ये चैप्टर को हम लोग अच्छा से समझ सके। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ना 84 क्वेश्चन है, और ये जो क्लास 8 का चैप्टर है, लेकिन ये क्लास 8 के लिए है, केवल महत्वपूर्ण नहीं है। ये 10th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम सभी क्वेश्चन को अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। और आप सभी का स्वागत है लुक जीनियस स्टडी में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 84 क्वेश्चन है, और आपको क्या करना है कि कॉपी लेके बैठ जाना है, पेन लेकर के, और मेरे साथ आपको भी बनाते जाना है। और आपको देखिए कितना क्वेश्चन सही होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम सभी क्वेश्चन को समझ करके पढ़ने का कोशिश। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1, नए जीवों के उत्पन्न होना। जो नए जीव उत्पन्न होता है ना, इस उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि जीव जनन क्या होता है। तो कोई भी जीव जो है ना, अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देते। जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए एक महिला है, और ये महिला प्रेग्नेंट है, और इसके पेट से एक बच्चा का जन्म होता है। और ये बच्चा का जन्म जो होता है ना, वो कैसा होगा, तो जो इसका मम्मी है ना, उसी जैसा होगी। अर्थात जिस तरह का जीव होता है उसी तरह का जीव को जन्म देता है, जिसको जनन कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखिए कोई भी मनुष्य है, चाहे ये महिला हो या ये पुरुष है, ये ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड साल के लिए जिंदा है। ये जन्म लिया है तो कभी ना कभी मरेगा ही। अगर ये जन्म नहीं करता है तो मनुष्य नाम का जाति ही खत्म हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, कल्पना कीजिए कोई बकरी है, अगर वो जनन बंद कर देती है तो बकरी फिर जीवित रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि जनन जब करते हैं तो वही मेरा वंश को आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोला है, नए जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जनन कहते हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से हम लोग के शरीर में पोषण, शोषण, उत्सर्जन जरूरी है, उसी तरह से जनन भी जरूरी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जनन क्यों आवश्यक है? अभी हम देखिए ना कि जनन क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि लिमिटेड साल तक के लिए ही जिंदा है, अनलिमिटेड साल के लिए जिंदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए जनन क्यों जरूरी है, प्रजाति की निरंतरता के लिए, मतलब मेरा प्रजाति आगे बढ़ते रहे उसके लिए जनन जरूरी है। जैसे देखिए मान के चलो यहाँ पे एक पुरुष दिखाया गया है और एक महिला है, और ये दोनों के द्वारा जन्म लिए ये पुत्र है। अगर ये पुत्र का जन्म नहीं होता है तो ये दोनों पति पत्नी का वंश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये वंश या प्रजाति की निरंतरता के लिए जो है ना, जनन जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोला है, जो जंतु सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जो जंतु सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए दो तरह का जीव होते हैं, एक वैसा होते हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, और एक जीव वैसा होता है जो अंडा को जन्म देता है। हम लोग देखे होंगे दोनों तरह का जीव, कोई जीव बच्चा को जन्म दे रहा है, कोई जीव अंडा को जन्म दे रहा है। तो बोला गया है कि जो जीव सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे जरायुज कहते हैं। याद रखिएगा कि जो जीव सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं, लेकिन जो जीव अंडे को जन्म देते हैं उसे अंडज या अंड परजक कहते हैं। अंडज या अंड परजक किसे कहते हैं, कि जो जीव बच्चे को ना जन्म दे करके अंडे को जन्म देती है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जीव, जैसे मान के चलिए यहाँ पे देखिए ये जो दिखाया गया ये क्या है, जरायुज है कि अंडज है? ये जरायुज है, क्योंकि देखिए ये अपने जैसे बच्चे को जन्म दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मुर्गी, मछली, गाय और मेढक। मुर्गी भी अंडा देती है, मछली भी अंडा देती है, मेढक भी अंडा देता है, लेकिन ये गाय जो है ना, ये सीधे बच्चे को जन्म देती है। पूछा था इनमें से कौन सा जरायुज जंतु है, तो क्या हो जाएगा, मुर्गी। मुर्गी नहीं, सॉरी, गाय। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन 5 है, विविपेरस एनिमल्स का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए विविपेरस होता है वैसा जीव जो सीधे बच्चे को जन्म देते, उसे इंग्लिश में विविपेरस कहते हैं, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडज जंतु है। अंडज जंतु किसको बोलते हैं, तो जो अंडों को जन्म देती है। और यहाँ पे अंडज जंतु में क्या हो जाएगा, मुर्गी।
यहाँ पे मनुष्य, गाय, कुत्ता ये सीधा सीधी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन पूछा गया कि कौन सा अंडज है, तो क्या हो जाएगा, मुर्गी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। देखिए जनन दो तरह का होता है, एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। अलैंगिक जनन किसको बोलते हैं, ये बात को ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले एक बात ख्याल रखिएगा कि मेरा ये डिजिटल बोर्ड में फर्स्ट क्लास है, हो सकता है पीडीएफ थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन हम कोई भी क्वेश्चन को समझाएंगे ना तो अच्छा से ही समझाएंगे। देखिए जनन दो तरह का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, एक लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। देखिए लैंगिक जनन किसको बोलते हैं, तो लैंगिक जनन वैसा जनन को कहा जाता है जिसमें नर और मादा दोनों के संलयन के द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक किसको बोलते हैं, जिसमें नर या मादा कोई एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, तो उसे अलैंगिक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा दिखाया गया, ये जो दिख रहा है ना ये हाइड्रा है। ये हाइड्रा में जनन कैसे होता है, तो यहाँ पे पहले हाइड्रा में देखिए, ये जैसे मान के चलिए कोई हाइड्रा है, तो हाइड्रा है, और हाइड्रा में पहले जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड निकलता है जिसको मुकुलन कहते हैं, और धीरे धीरे यही मुकुलन बड़ा होकर के विकसित होकर के एक हाइड्रा बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रा बना है, और ये हाइड्रा विकसित होकर के क्या होता है कि इसके शरीर से टूट करके नीचे गिर जाता है, और ये भी एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस तरह से जो जनन की प्रक्रिया उसे मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। तो पूछा है हाइड्रा में किस प्रकार के अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन होता है। क्या होता है, मुकुलन, जिसको बर्डिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है, इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इरेज हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अलैंगिक जनन में जनक में कितने जनन भाग हो लेते हैं। अभी हम बताए ना कि अलैंगिक जनन जो होता है ना उसमें एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में जनक भाग लेते हैं, तो कितना जनक होते हैं, एक। अभी हम बताए ना कि जिसमें एक जनक होते उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में दोनों जनक भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में एक, और लैंगिक में क्या होता है, दोनों जनक भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 लगता है पीडीएफ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, ओविपोरस एनिमल्स का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो जिस तरह से जरायुज को क्या बोलते हैं, जरायुज के विविपोरस बोलते थे, उसी तरह से जो अंडे देने वाला जीव है ना उसे अंडज जंतु कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओविपोरस कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 11 में, कि हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अभी हम देखे थे ना ये मुकुलन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कि मुकुलन में कि मुकुलन किस जंतु में पाया जाता है, मुकुलन किस जंतु में पाया जाता है। तो देखिए ये हाइड्रा में ये जो निकला हुआ है इसी को मुकुलन कहते हैं, ये न्यू हाइड्रा बनता है। तो पूछा गया है कि मुकुलन किस जंतु में पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो देखिए अमीबा क्या होता है, जैसे मान के चलिए अमीबा है, और अमीबा का ये केंद्रक है, धीरे धीरे क्या होता है कि अमीबा का ये केंद्रक लंबा हो जाता है, और लंबा होने के बाद ये बीच से टूट जाता है, मतलब अमीबा का केंद्रक जो है ना दो भाग में बढ़ जाता है। देखिए एक अमीबा इधर बट गया, दूसरा अमीबा इधर बट गया, तो इसको बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं, द्विखंडन, मतलब ये दो टुकड़ा में बट गया तो इसे द्विखंडन कहते हैं। तो अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो याद रखिएगा द्विखंडन होता है। मुकुलन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, कि द्विखंडन में एक जीव कितने भागों में बट जाते। तो अभी देखिए ना कि द्विखंडन हुआ तो एक जीव था, तो एक जीव कितना भाग में बट गए, दो भाग में। कितना भाग में बट गया, दो भाग में बट गया। तो वही पूछा है कि द्विखंडन में एक जीव कितना भागों में विभाजित हो जाता है, तो याद रखेंगे दो भाग में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। अभी हम देखें ना अलैंगिक जनन वैसा जनन को कहा जाता है जिसमें नर या मादा को एक ही युग्मक भाग लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक। लेकिन अगर लैंगिक जनन रहता तो दो युग्मक भाग लेंगे, मतलब मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है लैंगिक जनन में किनका योगदान होता है। तो जो लैंगिक जनन होता है इसको पहले जूम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि लैंगिक जनन में किनका योगदान होता है। तो लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों का योगदान होता है। ये नर है और ये मादा है, दोनों के संलयन से जो बच्चा उत्पन्न होगा वैसा जनन को लैंगिक जनन बोलते हैं। तो इसमें दोनों का जरूरत होता है। नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडाणु किसमें होता है, फीमेल में होता है, लेकिन यार नर युग्मक पूछा तो नर युग्मक क्या हो जाएगा, शुक्राणु। और ये मेरा शुक्राणु का सिंबल है, ये शुक्राणु का सर हो जाएगा, ये मध्य वाला भाग हो जाएगा, नीचे पीछे ये पूछ हो जाएगा। पूछा जाता है कि शुक्राणु में जो पूछ होता है इसका क्या काम होता है। तो ये शुक्राणु को तैरने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मादा युग्मक का ड्राइंग दिया गया है। और ये जो मादा युग्मक होता है इसे अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। क्या बोला है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, अंडाणु है, और यहाँ पे ये शुक्राणु इस पे मिल रहा है। तो या जब ये दोनों मिल जाता है ना तो इसे युग्मनज कहते हैं, या जायगोट इंग्लिश में से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायगोट। तो पूछा है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या बनता है, तो याद रखिएगा युग्मनज बनता है। और पूछा जाता है कि ये दोनों मिलता कहाँ है, तो यंड वाहिनी नलिका में या फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। ये दोनों किस जगह पे मिलते हैं, तो याद रखिएगा अंडवाहिका नलिका। अंडवाहिनी नली जो होता है ना वहीं पे मिलता है, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि एक जीव के दो संतति में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे एक जीव है, इसका दो संतति, पहला ये दूसरा ये, दो संतति में विभाजन होने की प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान दीजिए। मनुष्य में नर जनन अंग कौन सा है। नर जनन अंग मतलब क्या होता है कि मनुष्य में नर, वैसा नर का जनन अंग जो जनन में भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ड्राइंग दिया गया है ना, नर जनन तंत्र का दिया गया है। इसमें ये जो दिख रहा है ये दोनों टेस्टिस है, और इसी टेस्टिस के अंदर शुक्राणु बनता है। और ये शुक्राणु वाहिका नलिका है जिससे ये शुक्राणु लेके जाता है। और ये शुक्राणु जो है ना ये पेनिस के मार्ग से होते हुए मादा के शरीर में प्रवेश किया जाता है, या मादा के शरीर में इनपुट कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो है ना पूछा गया है कि मनुष्य में नर जनन अंग कौन से है। तो अंडाशय देखिए, अंडाशय जो है ना ये मादा में होता है। वृषण, ये वृषण जो है ना इसी को वृषण भी कहते हैं, टेस्टिस को। तो ये वृषण किसका अंग है, तो ये नर का अंग है। तो वही पूछा गया कि मनुष्य में नर का अंग कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, वृषण। बाकी बात गर्भाशय और अंडवाहिनी सब किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक को क्या कहते हैं। देखिए जो मादा युग्मक होता है उसे अंडाणु कहते हैं। युग्मनज क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो उसे युग्मनज कहते हैं। और ये दोनों मिलने के बाद जहां पे स्थापित होता है उसको बोलते हैं भ्रूण। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो ये शुक्राणु जो है ना जिसको स्पर्म कहते हैं, यही है नर युग्मक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इस तरह से दिया है, इधर 21 इधर 22 दिया है। तो 22 भी देख लीजिए, वृषण का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए वृषण जो था ना, ये वृषण अभी हम बोले कि यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे छोटा सा जो बकरा होता है उसको क्या किया जाता है, ये वृषण को काट करके निकाल दिया जाता है ताकि उसका स्पर्म ना बन सके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वृषण का मुख्य क्या क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा शुक्राणु बनाना। वृषण का मुख्य क्या क्या है, शुक्राणु बनाना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 23 तो हो गया, 24 देखते हैं, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो अभी देखिए ना शुक्राणु अंडाशय में बनते हैं, सॉरी शुक्राणु जो है ना
शुक्राणु वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में। ये वृषण का फोटो है और शुक्राणु का निर्माण यहीं पे होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोला है? मादा जनन अंग में कौन सा अंग पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे वृषण, यह वृषण जो है ना नर जनन अंग में पाया जाता है। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी अभी दिखाए थे ना जिसमें से शुक्राणु जाता है। इसके बाद लिंग, लिंग मतलब पेनिस होता है, ये पुरुष में पाया जाता है। और अंडाशय, ये जो दिख रहा है ना ये अंडाशय है, और इसी अंडाशय से जो है ना अंडाणु निकलता है। तो ये अंडाशय किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये मादा जनन अंग में पाया जाता है। अगला देखिए 26 क्या बोला है कि अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणु का बनाना। देखिए यहाँ पे जो अंडाशय है ना ये लड़कियों में बचपन से ही पाया जाता है, परंतु एग का जो निर्माण होता है, अंडा को जो निर्माण होता है जब महिला परिपक्व हो जाती है, जब लड़की परिपक्व हो जाती है तो यहाँ से एक अंडा का निर्माण होता है। और वही अंडा जो है ना अंडाणु बन करके बाहर निकलता है फैलोपियन ट्यूब में, और वही फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु जाता है और वहां पे निषेचन होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो अंडाणु को बनाना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? यहाँ पे मादा युग्मक को पूछा, अगर नर युग्मक को पूछा जाए तो शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? तो अंडाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अंडाणु अंडाशय से निकलकर किसमें पहुंचता है? तो अंडाणु जो है ना अंडाशय, देखिए यहाँ पे अंडाणु है, ये अंडाणु है, और अंडाशय से निकल करके ये चला जाता है ये फैलोपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो वही पूछा गया है कि अंडाणु अंडाशय से निकलकर कहाँ पहुंचता है? तो याद रखेगा अंडवाहिनी नलिका में। कहाँ पहुंचता है? अंडवाहिनी नलिका में, और यही अंडवाहिनी नलिका को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 क्या बोला है? फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी देखिए ना अंडवाहिनी नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडवाहिनी नलिका। ये जो दिख रहा है ना ये अंडवाहिनी नलिका है, और अंडवाहिनी नलिका की फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितना होता है? 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये गर्भाशय होता है, और गर्भाशय को इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रस। ये जो ओवरी होता है ना ये अंडाणु को ओवरी कहते हैं। टेस्टिस तो वृषण को कहते हैं। स्पर्म डक्ट मतलब क्या होता है? शुक्राणु नहीं वही का, मतलब जो शुक्राणु जिस नली से पहुंचता है उसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोला है? मनुष्य में मादा जनन अंग में कितने अंडाशय होते हैं? तो देखिए मादा जनन अंग ये है, और इसमें अंडाशय की कुल संख्या कितना? देखिए एक अंडाशय ये हो गया और एक अंडाशय ये हो गया, तो अंडाशय की कुल संख्या कितना होता है? 2 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु की गति किसकी सहायता से होती है? देखिए ये शुक्राणु है, और ये जो पूंछ होता है ना इसी के कारण ये गति करता है। तो इसमें देखिए 32 क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 33। देखिए 33 क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है, अंडाणु किसका युग्मक है? अंडाणु जो है ना तो ये नर का भाग है कि मादा का कि दोनों का? तो हम लोग जानते हैं ये जो अंडाणु का निर्माण होता है वो मादा में होता है। किसमें होता है? मादा में। तो पूछा कि अंडाणु किसका युग्मक है? तो मादा का। अगला, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? अर्थात देखिए यहाँ पे एक अंडाणु है और एक शुक्राणु यहाँ पे जाकर इसमें प्रवेश करेगा, तो ये दोनों जब शुक्राणु जब इसमें प्रवेश कर जाएगा तो इसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 क्या बोला है? निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो जब ये अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन हो जाता है ना तो उसको युग्मनज कहते हैं या जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो जाता है ना तो उससे जायगोट का निर्माण होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या बोला है? युग्मनज जिसको जायगोट कहते हैं, युग्मनज किसके परिणाम स्वरूप बनता है? तो यहाँ पे देखिए युग्मनज जो बना है ना ये युग्मनज बना है, इसको बोलते हैं युग्मनज। ये संलयन ये निषेचन के फल स्वरूप बना है। निषेचन क्या होता है?
जैसे ये अंडाणु हो गया, इसमें अगर शुक्राणु प्रवेश कर गया तो ये जब प्रवेश कर जाता है ना तो उसको निषेचन कहते हैं। तो वही पूछा है कि युग्मनज किसके परिणाम स्वरूप बनता है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है कि जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, देखिए यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में निषेचन हो रहा है। यहाँ पे ये जो ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब है, ये मादा के शरीर के अंदर होता है। तो जब मादा के शरीर में निषेचन होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है, तो ये मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है। तो हम लोग जानते हैं आंतरिक निषेचन किसको बोलते हैं, जब निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक तालाब दिख रहा है, तालाब में जो है ना, यहाँ पे देखिए ये पूरा अंडा है और यहीं पे क्या होगा कि जो शुक्राणु होगा ना, जैसे ये मेढक का अंडा है और मेढक क्या करेगा, जो नर मेढक होगा इसके ऊपर शुक्राणु को छोड़ देगा और शुक्राणु को छोड़ देगा तो यहाँ पे निषेचन हो जाएगा। तो वही पूछा गया कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है, तो मादा के शरीर के बाहर। ये देखिए यहाँ पे जो निषेचन हो रहा है, यहाँ पे तालाब में हो रहा है, तो ये मादा के शरीर के बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है, तो मादा के शरीर के बाहर होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है, इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो देखिए मनुष्य में, गाय में और कुत्ता में आंतरिक निषेचन होता है। अर्थात इसमें जो निषेचन होता है ना, वो मादा के शरीर के अंदर होता है, परंतु ये मेढक जो है ना, मेढक में निषेचन अभी देखिए कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। ये मादा जो है ना अंडा देती है और अंडा के ऊपर, ये तालाब में अंडा देती है, इसी के ऊपर जो है ना शुक्राणु छिड़क दिया जाता है। जो नर मादा होता, नर मेढक होता है ना, उसके द्वारा यहाँ पे शुक्राणु छिड़क दिया जाता है और ये निषेचन हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि बाह्य निषेचन होता है तो किसमें होता है, तो याद रखिएगा मेढक में। अगला क्वेश्चन देखिए 41 क्या बोला है, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो युग्मनज कहलाती है, जिसको जायगोट कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये शुक्राणु है और अंडाणु, ये दोनों का निषेचन हो गया तो इसको क्या बना, जायगोट बना। तो ये बोला कि निषेचन के बाद बनने वाली जो कोशिका वो क्या कहलाती है, युग्मनज कहलाती है। अगला देखिए 42 क्या बोला है, युग्मनज आगे विकसित होकर क्या बनता है। तो देखिए ये युग्मनज है और युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर के भ्रूण में जाता है और ये भ्रूण से एक नवजात बेबी बनता है। तो ही पूछा गया है कि क्या बनता है, तो याद रखिएगा नया जीव बनता है। युग्मनज आगे विकसित होकर क्या बनता है, नया जीव। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो बाह्य निषेचन होता है जब निषेचन शरीर से बाहर हो, शरीर से बाहर जब निषेचन होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक में किस प्रकार का निषेचन होता है। अभी हम लोग देखे ना, मेढक में जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है क्योंकि ये शरीर से बाहर होता है। अगला है मेढक, मेढक अंडे कहाँ देता है। यहाँ पे देखिए मेढक अपना जो अंडा दे रहा है, ये क्या है, तालाब है और ये तालाब में ही अंडा दिया है। तो पूछा गया है कि मेढक अंडे कहाँ देते हैं, तो जल में। याद रखिएगा कहाँ देते हैं, जल में। अगला है नर मेढक अंडों के ऊपर क्या छोड़ता है, ये देखिए नर मेढक है और यहाँ पे देखिए ये जो छोड़ रहा है ना, इसको स्पर्म कहते हैं। तो पूछा गया है कि नर मेढक अंडों के ऊपर क्या छोड़ता है, तो शुक्राणु को छोड़ देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है, मेढक के अंडे किस प्रकार के परत के से ढके होते हैं। तो ये जेली जैसा होता है ना पदार्थ, जेली जैसा पदार्थ से ढके होते हैं। यहाँ पे देखिए जेली मतलब ये थोड़ा बहुत जो चिपचिपा होता है ना, उस तरह का पदार्थ होता है, इसको जेली बोलते हैं। जेली चॉकलेट भी एगो आता है, उस तरह का पदार्थ होता है। तो वही पूछा गया है कि मेढक के अंडे किस पदार्थ के परत से ढके होते हैं, तो जेली जैसा एगो पदार्थ होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है कि मछली और मेढक बड़ी संख्या में अंडे देते हैं। बड़ी संख्या में क्या होता है कि ज्यादा संख्या में देते हैं। देखिए यहाँ पे ये मछली का अंडा है और मछली एक अंडा नहीं देती, बहुत ज्यादा अंडा देती है। क्यों देती है, क्योंकि सभी अंडों का निषेचन सुनिश्चित नहीं होता है। मतलब जितना अंडा देती है सबका निषेचन नहीं हो पाता है, इसीलिए सभी अंडे से मछली नहीं बनेगी। जिस अंडे को निषेचित किया जाएगा उसी अंडे से मछली का निर्माण होता है।
तो ज्यादा संख्या में ये अंडे को जन्म देती है, और ये निषेचित जो है ना सभी अंडा नहीं हो पाता, इसीलिए ज्यादा संख्या में अंडे को जन्म देती है, ताकि कम से कम ये कुछ भी बर्बाद हो तो कुछ ना कुछ निषेचित हो जाए। अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है अंडाणु है, अंडाणु है, और यहीं पे शुक्राणु को छोड़ दिया गया है, यहीं पे शुक्राणु को छोड़ दिया गया। ये शरीर से बाहर की घटना है, ये तालाब में हो रहा है। तो ये पूछा है कि बाह्य निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु का संलयन कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? मादा शरीर के बाहर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50। अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है? निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है? बाह्य निषेचन उसको बोलते हैं जो शरीर के बाहर निषेचन होता है। तो मनुष्य में तो आंतरिक निषेचन होता है, गाय में आंतरिक निषेचन होता है, कुत्ता में आंतरिक निषेचन होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51। जल की गति, हवा और वर्षा का प्रभाव किस पर पड़ सकता है? तो अंडाणु और शुक्राणु पर, हाँ इस पे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का जब संलयन होता है ना, तो चाहे मछली हो या मेढक हो, जितना अंडा को जन्म देती है सबका निषेचन नहीं हो पाता है। किसके कारण नहीं हो पाता? तो याद रखिएगा, जल की गति, हो सकता है कि जल के कारण ये अंडा बह करके दूसरे जगह चला गया हो, हवा के कारण, वर्षा के कारण ये सब प्रभावित हो जाता है, और अंडाणु और शुक्राणु से संलयन नहीं हो पाता है। तो ये किस पे प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, अंडाणु और शुक्राणु से। अगला है, तालाब के दूसरे जलीय जीव मेढक के अंडों को किस रूप में खाते हैं? तो भोजन के रूप में खा जाते हैं। जिसे मान के चलो ये मेढक का अंडा है, और यहाँ पे एक मछली दिख रही है, ये क्या है? मछली है। ये मछली क्या करेगी? जब इसको भूख लगेगा तो ये अंडा को ही खा जाएगी। क्या करेगी? अंडा को ही खा जाएगी, या तो अपने जो अंडा देती है ना उसको भी खा जाती है। तो वही क्वेश्चन है कि तालाब के दूसरे जीव जलीय जीवों के मेढक के अंडों को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा बेबी दिख रहा है, और ये बेबी जो है ना एक ट्यूब के अंदर बंद है। किसके अंदर बंद है? एक ट्यूब के अंदर बंद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर एक परखनली में होता है, एक टेस्ट ट्यूब में होता है, उसे आईवीएफ कहते हैं। देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, यहीं पे इसका निषेचन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, आईवीएफ में निषेचन कहाँ कराया जाता है? तो ये प्रयोगशाला में कराया जाता है। यहाँ पे जो निषेचन हो रहा है ना, ये प्रयोगशाला में हो रहा है, लाइव में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 54। परखनली शिशु किस तकनीक से संबंधित है? तो ये जो है ना आईवीएफ से, इसमें जो शिशु है, प्रखनली शिशु, वो आईवीएफ से है, क्योंकि इसमें जो है ना संलयन शरीर के बाहर कराया जाता है, उससे बेबी बनता है। तो ये बोला है प्रखनली शिशु, मतलब जो शिशु प्रखनली में तैयार होता है वो किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो आईवीएफ। अगला देखिए 56। आईवीएफ में निषेचन के बाद बने युग्मक को कहाँ स्थापित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे ये निषेचन करा दिया, और निषेचन कराने के बाद यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। तो आईवीएफ में निषेचन के बाद युग्मनज को कहाँ स्थापित कर दिया जाता है? तो आज रखिएगा गर्भाशय में। कहाँ युग्म स्थापित कर दिया जाता है? गर्भाशय में। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है? तो निषेचन के बाद जो कोशिका बनती है उसे जायगोट या युग्मनज कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 58। युग्मनज लगातार विभाजित होकर किसमें बदल जाता है? तो देखिए यह युग्मनज है, और युग्मनज लगातार विभाजित होता है, और विभाजित हो करके भ्रूण बन जाता है। भ्रूण मतलब को बच्चा बन जाता है। तो ये किस में बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 क्या बोला है? भ्रूण का विकास मुख्य रूप से कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे ये गर्भाशय होता है, और यहीं पे भ्रूण का विकास होता है। यहीं पे इसको भोजन मिलता है, जितना भी भोज्य पदार्थ है या पोषक पदार्थ है सब इसको यहीं से मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भ्रूण का विकास मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। 59 के बाद 60 क्वेश्चन देखिए। भ्रूण के विकास के दौरान क्या होता है? तो यहाँ पे विभिन्न अंगों और ऊतकों का विकास होता है। भ्रूण में क्या हो रहा है? देखिए विभिन्न, यहाँ ये हाथ हो गया, ये कान हो गया, ये आंख हो गया, तो इसी तरह से विभिन्न प्रकार के अंग का विकास होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है? आईवीएफ में अंडाणु और शुक्राणु को क्या कराया जाता है? तो निषेचन कराया जाता है। दोनों में क्या क्या किया जाता है? निषेचन करवाया जाता है। और 62 क्या बोला है? भ्रूण का निर्माण किसके बाद होता है? तो भ्रूण का निर्माण जो है ना, निषेचन के बाद होता है। जब दोनों के फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अंडाणु और शुक्राणु को मिलाकर के निषेचन कर दिया जाता है, तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है? मुर्गी के अंडे में किसका विकास होता है? तो देखिए, मुर्गी का अंडा है और मुर्गी का अंडे में ही इसका भ्रूण का विकास होता है। ये बच्चा जो बनता है ना, मुर्गी के अंडा के अंदर ही बनता है, तो भ्रूण का विकास होता है। 64 देखिए, मुर्गी के अंडे में चूजा लगभग कितने समय में पूर्ण विकसित हो जाता है? मोटा मोटी जो है ना 20 दिन होता है, और 20 दिन में ये मुर्गी का अंडा जो है ना, उसके अंदर चूजा बन जाता है। तो लगभग 20 दिन मतलब 3 सप्ताह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65। मुर्गी के अंडे का कठोर बाहरी परत या आवरण को क्या कहते हैं? मुर्गी का जो अंडा होता है उसका कठोर बाहरी आवरण, देखिए अंडा है और इसका जो बाहरी आवरण है उसको कवच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवच। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक के शिशु को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये मेढक है। ये मेढक जब छोटा रहता है ना, तो इसको टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल। और ये मछली के जैसा सामान, मछली के समान दिखती है और ये पानी में रहती है। तो बोला कि मेढक के शिशु को अर्थात मेढक के बच्चा को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है? टेडपोल किसका शिशु रूप है? तो ये मेढक का शिशु रूप टेडपोल कहलाता है। ये मेढक का जो बच्चा होता है ना, जब छोटा होता है उसको टेडपोल कहते हैं। अगला है कायांतरण किसे कहते हैं? तो देखिए, कायांतरण क्या होता है कि जब एक मेढक, ये छोटा मेढक है जिसको टेडपोल अवस्था में, और छोटा मेढक से ये बड़ा मेढक में जितना परिवर्तन होता है, ये पूरी प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है कि शिशु की संरचना में बड़े परिवर्तन होकर वयस्क बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। और कायांतरण जो है ना, किसमें होता है? तो मेढक में होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला है? मेढक में कायांतरण के दौरान क्या होता है? तो देखिए, पैर विकसित होता है। हाँ, जब ये छोटा टेडपोल है, तो टेडपोल से जब वयस्क बनेगा तो देखिए पैर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पैर बनेगा। पूंछ छोटी समाप्त होती है, देखिए ये पूंछ है, ये पूंछ है, और इसमें देखिए ये पूंछ खत्म हो गई है, तो पूंछ समाप्त होती है। शरीर की संरचना बदलती है, देखिए यहाँ पे इसका शरीर देखिए और इसका शरीर देखिए, दोनों का शरीर बदला कि नहीं बदला? तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70। टेडपोल मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, ये टेडपोल है और टेडपोल मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये तालाब है, ये पानी है, तो पानी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किसमें कायांतरण पाया जाता है? तो कायांतरण जो है ना, मेढक में होता है। मेढक में क्या होता है? कायांतरण होता है। अगला देखिए, वयस्क मेढक बनने से पहले कौन सी अवस्था आती है? तो सबसे पहले टेडपोल बनता है। क्या बनता है? टेडपोल। और ये जब टेडपोल अवस्था में होता है, तो ये जो सांस लेता है ना, वो गिल्स से लेता है, मतलब मछली के जैसा एकरा गलफड़ा होता है, और गलफड़ा से क्या करता है? ये सांस लेता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या बोला है? क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? हम लोग सुने होंगे, कलमी कर देना, उसी को क्लोनिंग कहते हैं। तो क्लोनिंग क्या है? तो क्लोनिंग है समान गुणों वाला नया जीव तैयार करने की प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए, एक जीव दिख रहा है जो भेड़ है, और इसी भेड़ को जो है ना क्लोन करके बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। डॉली क्या है? तो डॉली देखिए का नाम जो है ना, ये इसका नाम जो है, इसको भेड़ का, इसका नाम डॉली रखा गया था। कहाँ रखा गया था? डॉली। तो डॉली क्या है? एक भेड़ है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला है? डॉली का जन्म कब हुआ था? ये डॉली जो बनाया गया था क्लोन करके, ये कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा, 5 जुलाई 1996। डेट क्या हो जाएगा? 5 जुलाई 1996। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ को सही कर लेते हैं। देखिए, यही पूछा है
कि डॉली का जन्म कब हुआ था? तो डॉली का जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996। अगला है डॉली किस तकनीक से बनाई गई है? तो ये डॉली जो है ना क्लोनिंग के द्वारा बनाया गया है, मतलब यहाँ पे जो है ना उसी के जैसा एगो जीव बनाया गया है क्लोन से। अगला है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 क्या बोला है, सॉरी 78 क्वेश्चन इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। 77 78, हाँ 78 तो यहीं पे अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो अंडज कहलाती है। क्या कहलाते हैं? अंडज। यहाँ पे देखिए एक मुर्गी है और किसको जन्म दिए? तो अंडे को दी है। तो यहाँ पे जन्म देने वाले जीव को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो बच्चे देते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम ऊपर बताए भी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि बच्चे को जन्म देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो इसे जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायुज। अगला है शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को क्या कहते हैं? तो इसको संलयन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका युग्मनज। निषेचन के बाद पहली बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाता है? युग्मनज। इसको जायगोट भी कहते हैं। अगला है बाह्य निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो देखिए यहाँ पे जो होता है ना बाह्य निषेचन, ये मेढा कांड है, यहाँ पे शुक्राणु इस पे छोड़ दिया जाता है। तो कहाँ पे होता है? जल में होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सर 84 क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या बोला है? शरीर के अंदर होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं? तो आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन 84 क्या बोला है? कायांतरण किसका उदाहरण है? कायांतरण जो उदाहरण है किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा कायांतरण किसका उदाहरण है। आपको ऑप्शन देखिए, सही से दिख नहीं रहा है। 84 84 देखिए, यहाँ पे कायांतरण, कायांतरण जो उदाहरण है किसका है? तो मनुष्य का, गाय का, मेढक की, कुत्ता। तो यहाँ पे मेढक जो है ना, यहाँ पे देखिए ये छोटा मेढक जो होता है टेडपोल अवस्था से व्यस्त मेढक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे कायांतरण कहते हैं। तो ये था आपका 84 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइएगा